अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 7 अक्टूबर से इसराइल और फ़लस्तीनी मुसल्लह तंजीम हमास के दरमियान जारी जंग को 3 हफ्ते से ज़ायद गुजर चुके हैं। इन 3 हफ्तों में हमने देखा कि किस तरह दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े रहनुमाओं के तज़ादात खुद उन्हें ही किसी बंद गली में ले जा चुके हैं। दोस्तों, सिफारतकारी अल्फाज का एक ऐसा गोरख धंधा है कि जिसमें आप घंटों बोलते जाएं, लेकिन उस घंटों की बात से बात ढूंढना मुश्किल हो जाए। लेकिन जब कोई बात कहनी हो तो एक ही फिक्रे में पूरा फ़लसफ़ा बयान कर दिया जाए। ये ग्लोबलाइजेशन का असर है या इंसानी अक़दार का इर्तक़ा है? हुक्मरानों और अवाम का नज़रिया ही अलग अलग है। दुनिया भर की हुकूमतें अपने अपने सिफारती और दिफाई मुफादात और तहफ़्फ़ुज़ात के धागे से बंधी हुई हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन मसला ये है कि ये मजबूरियां अपनी अपनी अवाम को किस तरह समझाई जाएं। फ़लस्तीन इसराइल जंग ने दुनिया के हर मुल्क और हर फर्द को बेशुमार चैलेंजेस के सामने ला खड़ा किया है। अशरों पर मुहित नाइंसाफ़ी की धूल ने चेहरों को ऐसा गर्द आलूद किया हुआ है कि इसमें जालिम और मजलूम का चेहरा पहचानना हुकूमतों के लिए मुश्किल तर हो गया है। मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ हूँ वहाँ की हुकूमत के लिए जालिम कोई और है, लेकिन मैं जिस मुल्क में रहता हूँ इस मुल्क की हुकूमत की नज़र में मजलूम कोई और है। मैं हुकूमती पॉलिसियों की हिमायत या मुखालफत में पड़े बग़ैर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग को इंसानियत की आँख से देखता हूँ तो तस्वीर वाज़े हो जाती है। फ़लस्तीन का मसला उस प्याज की तरह है कि जिसकी एक तह के बाद दूसरी तह और दूसरी तह के बाद तीसरी तह और यूं ये मामला तह दर तह चलता रहता है। ये मामला इतना पेचीदा है कि चंद मिनटों में इसे ना समझा जा सकता है और ना समझाया जा सकता है। इस मामले की नौइयत और मुमकिना हल को समझाने की गरज से आने वाले दिनों में मुतअद्दिद मालूमाती वीडियोज़ आप दोस्तों की मालूमात में इजाफ़े की गरज से आपके रूबरू पेश की जाएंगी। उन्हें ज़रूर देखिएगा। 7 अक्टूबर की सुबह फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने इसराइल पर जो हमला किया है, इसके बाद दुनिया इस उलझन का शिकार है कि फ़लस्तीन हमास है या फिर हमास फ़लस्तीन है। मेरे दोस्तों, जुल्म और तशद्दुद से कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता। हर एक इंसानी जान की हुर्मत है। हमास ने हमला करके जिस तरह सैकड़ों इसराइली शहरियों को हलाक किया और 200 से ज़ायद शहरियों को हाँकते हुए अपने साथ ले गए, मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। उम्र रसीदा अफराद और औरतों को कैदी बनाकर ले जाना इंसानी असूलों के भी खिलाफ है और जंगी असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। इसी तरह इसराइल गज़ा के आम शहरियों पर जिस तरह बम बरसा रहा है, कोई भी इंसानियत से मोहब्बत करने वाला शख्स इस बर्बरियत की हिमायत नहीं कर सकता। पिछले तकरीबन 20 माह से टीवी पर बताया जा रहा था कि रूस बहुत जालिम है, उसने यूक्रेन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, वो सिविल आबादी पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए। यूरोप भर और अमेरिका से असलहा और डॉलर यूक्रेन पहुंचने लगे। यूरोप भर में कौमी परचम के साथ यूक्रेनी परचम आवेज़ा किए गए। यूक्रेन से आए मुहाजिरीन की दस्तावेज़ात के लिए तरजीही सलूक की हिदायत जारी की गई। सदर पुतिन के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा भी चलाया गया। 7 अक्टूबर के बाद से यूक्रेन टीवी स्क्रीन से गायब हो चुका है। यूक्रेन पर बमबारी हो रही थी तो बड़े बड़े लीडर इजहारी यकजहती के लिए यूक्रेन जा रहे थे, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद यही लीडरान जहां बमबारी हो रही है वहां जाने की बजाय जहां से बमबारी हो रही है वहां भागम भाग पहुंच रहे हैं। गज़ा की कमोबेश 41 किलोमीटर लंबी और 6 किलोमीटर चौड़ी ज़मीनी पट्टी पर 23 लाख लोग रह रहे हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। 7 अक्टूबर के बाद से गज़ा में पानी, बिजली, खुराक की सप्लाई रुकी हुई है। अस्पतालों और सिविल आबादियों पर
پھولوں کی طرح بم نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 3 ہفتوں میں 8,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں 3,257 سے زائد بچے بھی تھے۔ خدشہ ہے کہ اب بھی 1,000 سے زائد بچوں کی لاشیں گری ہوئی عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی تنظیموں کے مطابق اس وقت غزہ میں تقریباً 5,500 سے زائد خواتین حاملہ ہیں جنہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ان خواتین کو طبی امداد پہنچ پائے گی یا یہ خواتین زچگی کے وقت تک زندہ رہ پائیں گی؟ اس سوال کا جواب نہ میرے پاس ہے اور نہ ہی شاید آپ کے پاس۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔